माननीय अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी का कहना है कि कार्रवाई होगी उन सब के ऊपर जिन्होंने कांग्रेस को हराने का प्रयास किया और आज भी जो कांग्रेस संगठन में है वह सब बाहर किए जाए। हार के कई कमियां होती हैं, उन कमियों को लेकर हम लोगों ने अपनी बात रखी है। बहुत सारे ऐसे दावेदार होते हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल पाता है, वो पार्टी फोरम पर रहते हुए भी विरोध करते हैं, निष्क्रिय व्यक्तियों को जिम्मेदारी दे देते हैं जो पार्टी के लिए समर्पित नहीं है, लेकिन फिर भी वो पार्टी में घुसपैठिए के बन के काम करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी को लाभ ना होते हुए हानि होती है। और इसके साथ कहीं ना कहीं हमारे साथ भी भितरघात हुआ। हमारे लोग भी ऐसे थे जो हमारे साथ में रह के पार्टी के साथ में रहेगा उसके साथ भी गद्दारी कर रहे थे। कहीं ना कहीं आस्तीन के सांप हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव नतीजों को आए महीना भर बीत चुका है, पर भीतरघात का घाव है कि भरता ही नहीं। राजधानी में हारे हुए प्रत्याशियों के साथ पीसीसी कार्यालय में दोबारा मंथन हुआ। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में चुनाव हार चुके नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली। कुछ इसी तरह की स्थिति 10 दिन पहले भी बनी थी। कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया। लाडली बहना योजना है जो वो सिर्फ उन लोगों के यहाँ नहीं है, जो उनके साथ लाडली बहना थी वो उनके साथ थी। हमारी कांग्रेस परिवार की लाडली बहना हमारे साथ थी। कहाँ लाडली बहना का असर आया? वर्तमान हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे वो सभी जानते हैं कि किन लोगों ने पार्टी का नुकसान किया। वो उनसे लिस्ट मांगे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उस पर विचार करके और उन पर कार्रवाई की जाए। नेताओं का खुलकर अपनी बात कहना और असहज महसूस न करना ये कांग्रेस की परेशानी नहीं है, बल्कि भीतरघात और अंदरूनी कलह कांग्रेस का दशकों पुराना मर्ज है। इन सब के बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार मैं की जगह हम की बात कह रहे हैं, तो बीजेपी कांग्रेस में चल रही कलह पर चटखारे ले रही है। जब नई विधा आती है तो नई परंपराएं आती हैं, नए लोग आते हैं। हमें निर्देश भी मिला इसी बात का है कि पार्टी नई और युवा हो, इसीलिए हमारी नियुक्तियां हुई है। इस बार पार्टी बिना गुट से, कोई गुट ही नहीं है पार्टी। कांग्रेस पार्टी में गुट की बात एक तरह से इतिहास हो गई है और मैं नेता हूं, मैं नेतृत्व कर रहा हूं, ये भावना खत्म हो गई। हम नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज अपने सारे प्रत्याशियों की बैठक बुलाई और हमेशा की तरह आज भी जमकर भड़ास निकली, जमकर अंतरकलह, जमकर गुटबाजी नजर आई। खुले रूप से भीतरघात और अंतरकलह करने वालों पर कार्रवाई की बात की गई और कहा गया कि ये आस्तीन के सांप है और ये बड़े नेताओं के पाले हुए हैं। यदि इन पे कार्रवाई नहीं की गई तो लोकसभा चुनाव में भी यही परिणाम रहेंगे और ऐसा लग रहा है कि अभी खेमे में बैठी कांग्रेस में अभी भी अंतरकलह गुटबाजी खत्म नहीं हो रही। इसके परिणाम आगे और देखने को मिलेंगे। क्षत्रपों की पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस की छवि को कमलनाथ ने बदलने की बहुत कोशिश की। अब पटवारी इसको लेकर गंभीर है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कुनबी की कलह जल्द नहीं सुलझी तो कांग्रेस के लिए लोकसभा की बेतरनी पार करना और मुश्किल हो सकता है। सवाल नंबर 1, हर बार सांप सीढ़ी के खेल में खुद को क्यों फंसी पाती है कांग्रेस? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस भीतरघातियों पर कठोर कार्रवाई करके मैसेज देगी? सवाल नंबर 3, पुरानी परेशानी खत्म कर जीतू नई कांग्रेस तैयार कर पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस की सांप सीढ़ी। कई बड़े सवाल हैं जिनको आपने मोटे तौर पर देखा कि सांप सीढ़ी के खेल में क्यों फंस जाती है कांग्रेस, क्या ये गुटबाजी खत्म होगी और एक नई कांग्रेस की जो बात की जा रही है क्या वो तैयार हो पाएगी? बात करेंगे आज इन्हीं मुद्दों पर। जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्पोक्स पर्सन, बहुत स्वागत है। जयप्रकाश पाराशर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और शशिकांत शुक्ला जी प्रतिनिधित्व करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। जयप्रकाश जी, जिस तरह की बातें हुई वो कोई नई नहीं थी, बल्कि आप कह सकते हैं कि काफ़ी बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। जिस तरह से भड़ास निकाली जाती है कांग्रेस में उस तरह की भड़ास तो नज़र नहीं आई है, लेकिन फिर भी लोग ये कहते नज़र आए कि निष्क्रिय नेता जो हैं वो बहुत गड़बड़ लोग हैं जो पार्टी को ही नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आस्तीन के सांप की भी बात हुई और एक अच्छा प्रयास तो है कि हार के कारणों पर बात हो, कार्रवाई हो और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एक नई कांग्रेस बढ़ने की तरफ, गढ़ने की तरफ बढ़े कांग्रेस, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कैसे देखते हैं आप इस मीटिंग को?
जीतू पटवारी जी की पीसीसी चीफ के तौर पर इस नई भूमिका को? जी देखिए, करारी हार के बाद इस तरह की समीक्षा करना, समालोचना करना, लोगों को सुनना और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना या कुछ जो जरूरी कदम हैं उनको उठाना, ये अच्छी बात है, एक सांगठनिक जीवंतता का प्रतीक है। लेकिन ये जो निष्कर्ष हैं ये कितने सही हैं, ये इनका आधार क्या है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत है उसमें उस पिछली विधानसभा के मुकाबले कोई बहुत ज़्यादा ऐसी गिरावट नहीं आई कि वो कहा जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस बात पर ज़्यादा गौर किया जाना चाहिए। ये बात सही है कि उनको देखना चाहिए कि किन लोगों ने नुकसान पहुँचाया, ये हक है, उम्मीदवारों का भी हक है। लेकिन ये बात ज़्यादा देखी जानी चाहिए कि क्या वो अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं, या उनका जो आगे चल कर के, जैसे मैं ऐसा खबरें हैं कि जैसे कल जो मीटिंग हुई है, अब शरद जी एक बहुत अहम बात ये हो रही है कि जिस इंडी गठबंधन के साथ 255 सीटों पर कांग्रेस जा सकती है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं प्रदेश अध्यक्षों की और तमाम नेताओं की जो बैठकें हुई हैं उसके मुताबिक। तो जो कांग्रेस है उसका पूरा दारोमदार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर सभी सीटों पर लड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जीतने का है। तो उसके हिसाब से क्या वो अपने उस वोट प्रतिशत के अंतर को, जो कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जब लोकसभा में वोटिंग होती है तो काफ़ी अंतर बढ़ जाता है कांग्रेस के साथ, क्या उस पर वो गौर कर रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी ने एक रणनीति जो बनाई है, जो पॉजिटिव सोच की रणनीति है कि हमारा वोट बैंक तो इंटैक्ट रहे, लेकिन उससे संतोष नहीं है, हमें बढ़ाना है, 51% तक जाना है। और मध्य प्रदेश में 48 से आगे बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी, यानी 51 के काफ़ी नज़दीक पहुंच गई है। तो ये एक सकारात्मक सोच है जो आपके आत्मविश्वास को भी दर्शाती है। कांग्रेस को भी ये बात यथास्थितिवाद पर नहीं टिके रहना चाहिए, उसे नई रणनीति, नए प्रचार के तौर तरीके अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। शशिकांत शुक्ला जी की एक टिप्पणी लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि नई कांग्रेस गढ़ने की बात इस समय मध्य प्रदेश में है और कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने के पहले अपनी नब्ज़ पर हाथ रख के देख रही है कि मर्ज क्या है और क्या क्या चुनौतियां हैं जिनसे निपटना है। शुक्ला जी, पार्टी जरूर कांग्रेस है लेकिन टीका टिप्पणी दोनों पक्षों से होती है, तो आपकी टिप्पणी आमंत्रित है। जी देखिए, सबसे पहले हम तो कांग्रेस को शुभकामना देते हैं कि विपक्षों में अपनी पार्टी का उत्थान करे, अच्छी बात है जी, और उनमें एकता रहे जी, ये भी अच्छी बात है जी। एक अच्छा विपक्ष रहेगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र सही चलता है, शासन और सत्ता पक्ष भी सुचारू रूप से चलता है। लेकिन सवाल ये, कांग्रेस की अभी तक की जो भूमिका रही है उस भूमिका में राष्ट्रीय स्तर से लेकर निचले स्तर तक झूठे आरोप लगाना और भ्रम फैलाने के आरोप के अलावा, भ्रम फैलाने के कार्य के अलावा विपक्ष का कोई दायित्व नहीं रहा है। और उसके कारण से विपक्ष की बातों को जनता ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक गंभीरता से नहीं लिया। विपक्ष को इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि जिन बातों में हमने सत्ता का विरोध जताया, जहां हमने सत्ता की गलतियां गिनाई, क्या वो केवल विरोध के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, प्रोपोगंडा करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, भाजपा के वोट बैंक को तोड़ने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए काम किया, या वास्तव में वो कोई समस्या थी, या वास्तव में सत्ता पक्ष की कोई गलती थी, या वास्तव में जनता के लाभ और हित की बात थी? तो जनता उस बात को, उस आरोप को, उस मुद्दे को स्वीकार करे। अब राष्ट्रीय स्तर पर इनके केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से फर्जी आरोप लगाना प्रारंभ किए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको झूठ का सर्टिफिकेट दिया, और उससे लेकर नीचे तक ये कांग्रेस के नेता सुधरे नहीं उस बात को लेकर। इतने चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस के नेताओं ने झूठ का स्टैंड बनाए रखा, और उसका परिणाम है। शशिकांत शुक्ला जी का बीजेपी की तरफ से कहना ये है कि नेगेटिव कैंपेन है अगर बात करें कांग्रेस की, और आप अपने पूरे कैंपेन को भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध
नकारात्मक भाव से ही संचालित करते हैं। बेहतर हो कि आप रेट्रोस्पेक्शन की तरफ जाएं, आत्मविश्लेषण करें। और उन्होंने एक सकारात्मक बात कही है कि आप मजबूत हों, सशक्त हों, अच्छा है, विश्लेषण करें। शुभकामनाएं हैं जी। पंडित शशिकांत शुक्ला जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही है, निश्चित रूप से मैं उनकी आधी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। और सहमत क्या हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपकी इतनी अच्छी सोच है। एक तरफ प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं हमें विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, दूसरी तरफ हमारे प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता ने भी ये कहा कि हमें विपक्ष भी मजबूत चाहिए ताकि सरकार पर अंकुश लगा रहे। ऐसी अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी इस तरह की होती तो मैं समझता हूँ इसे 149 सांसदों को सवाल पूछे जाने पर बाहर का रास्ता नहीं दिखाती। कुल मिलाकर के कांग्रेस की अगर बात की जाए तो माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस दिन से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, मैं समझता हूँ एक संदेश दिया है मध्य प्रदेश को। और ये भाजपा और मीडिया सब जानते हैं कि उन्होंने पदभार ग्रहण किया तो नई सरकार बनी, नए नवेले मुख्यमंत्री अपने उज्जैन पहुँचे, कहीं कोई इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। और माननीय जीतू पटवारी जी के पदभार ग्रहण समारोह में भोपाल पूरी तरह जाम हो चुका था। मध्य प्रदेश में जो जोश है, जो उत्साह है, वो देखने को मिल रहा है। और पहले दिन से उन्होंने NSUI, युवक कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, सभी विभागों के प्रकोष्ठों की सबकी बैठकें ले चुके। मैं समझता हूँ विधायक दल की बैठक हो चुकी। अब हारे हुए प्रत्याशियों की आज बैठक थी, कल भी बैठक होगी और परसों लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की बैठक होगी। मैं भी जिसमें कोऑर्डिनेटर हूँ एक लोकसभा का, तो AICC से लोग आएंगे और माननीय जीतू पटवारी जी भी होंगे। और हमारा लक्ष्य रहेगा कि हमें एक साथ एक सूत्र में बंध करके काम करना है और लोकसभा में 51% वोट शेयर कैसे कांग्रेस के फेवर में आए, इस बात पर गहन चिंतन करना है और कांग्रेस के कार्यकर्ता को मजबूत करके, उसको तैयार करके हमें मैदान में उतारना है। जयप्रकाश जी, एक सूत्र में बंधना है, ये कांग्रेस का नारा तो हमेशा होता है, लेकिन एक सूत्र में शायद वो बंध नहीं पाती है। और कई बार जिस तरह से कांग्रेस का एक चरित्र है, क्योंकि एक आंदोलन की पार्टी है, वहाँ एक वैयक्तिक स्वतंत्रता का नारा हमेशा से बुलंद रहता है। चाहे आप सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी की बात कर लें, या दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ और जीतू पटवारी जी की बात कर लें, ये द्वंद्व उसके DNA में है। और उसी के साथ एक दूसरे को लेकर मुखर आलोचना और मुखर विरोध के स्वर भी कांग्रेस के DNA में है। उसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि चुनावी राजनीति में ये चीज़ आपको एक बेहतर रणनीति के साथ सामने आने से शायद रोकता है। फ़ायदा ये है कि आप संगठन की खामियों को या नेताओं की मनमानी पर आप लगाम लगा सकते हैं, या कम से कम वो उजागर होती है खुलकर। लेकिन आज की चुनावी राजनीति में कांग्रेस को उसी तरह एकजुट होना होगा जैसे बीजेपी है। बीजेपी की तरह एक मशीन भी बनना होगा चुनाव जीतने की। जी हाँ, वो तो अहम बात है ये, क्योंकि आप देखिए, पुरानी तो हम तुलना नहीं कर सकते, गांधी या नेहरू जी की कांग्रेस से इस कांग्रेस की तुलना नहीं की जा सकती। वो एक ही बिल्कुल अलग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये था कि देश को आज़ाद कराना है, तो उसमें विभिन्न अलग अलग धाराओं के लोग उस समय उससे जुड़े हुए थे, लिहाजा वो एक उनकी विरासत तो उसमें आती गई। लेकिन आगे चल कर के देखें तो समाजवादियों ने अपना रास्ता पकड़ा, सबने अपना अपना रास्ता पकड़ा। लेकिन आज जो बात है वो ये है कि क्या कांग्रेस जो बुनियादी चीज़ें हैं, आज जो भी राजनीति में आता है, कमलापति त्रिपाठी का ही एक कोट है शरद जी, मुझे याद है, मैं काफ़ी वर्षों पहले मैंने पढ़ा था कि पहले लोग राजनीति में सेवा करने के लिए आते थे, और आजकल लोग जो राजनीति में आते हैं उनके उद्देश्य कुछ और होते हैं, उनके शब्द कुछ अलग थे, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। तो अब अगर ये है शरद जी कि आज लोग अगर अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं लेकर के किसी भी राजनीतिक दल में जब उतरते हैं, राजनीति के मैदान में उतरते हैं और चुनाव लड़ना, अपना करियर बनाना उनका मकसद होता है, तो ये टकराव बहुत स्वाभाविक है और ये सब पार्टियों में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते। अभी भारतीय जनता पार्टी पुराने जो लोग छोड़ करके गए थे उनको वापस लेने की कवायद कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह जी, लेकिन यहाँ एक और सवाल भी है जयप्रकाश जी कि अटल जी की छवि से उभरती हुई भारतीय जनता पार्टी उभरने की बात नहीं, बल्कि उनके अस्वस्थ होने और नेपथ्य में इसी वजह से जाने के बाद आडवाणी जी 2009 के चुनाव में चेहरा बने, लेकिन स्वीकार नहीं हुए, देश की जनता ने नहीं स्वीकार किया। और फिर मोदी जी का उदय, एक तरह से अटल जी और एक ताकतवर लीडरशिप को सप्लीमेंट करते हुए मोदी जी उभरे। क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वो चेहरा नहीं बन पाए हैं अभी तक? राजीव गांधी काफ़ी हद तक वो चेहरा थे, इंदिरा जी का कोई मुकाबला ही नहीं था,
पहले चलें लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू तो कोई मैचलेस थे। क्या ये भी एक चुनौती है कांग्रेस की कि उसको जो केंद्र से मदद चाहिए, जो इंदिरा जी के समय मिलती थी, नेहरू जी के समय मिलती थी, वो नहीं मिल रही है अब? दुरुस्त है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में जो करिश्मा नरेंद्र मोदी का है वो एक बहुत बड़े गैप को, बहुत बड़े अंतर को भर देता है, और उसकी तरफ से जो आने वाले फैसले होते हैं उनको बआसानी वो स्वीकार किए जाते हैं, उनको बड़ी आसानी से लागू किया जा सकता है। आरएसएस की तरफ से आने वाले फैसलों को लागू किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस में अभी इस तरह का जो गांधी परिवार एक रोल अदा करता था, जो एक भूमिका अदा करता रहा कि भाई गांधी परिवार की तरफ से किसी ने जो कुछ भी कहा है वो मान्य होगा, सर्वस्वीकार्य होगा। जी जी। तो वो जो एक जो स्थिति थी, शायद उस स्थिति में कुछ, चूंकि ये सब इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि आप कितने चुनाव जिता देते हैं, तो जाहिर है कि उस स्थिति में कुछ कमजोरी है और उसका असर इस पर पड़ता है। और इसीलिए राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी जहां घटक दलों के मोहपाश से काफ़ी हद तक मुक्त हुई है, जिसमें शिवसेना जैसा उसका सबसे पुराना घटक दल भी शामिल है, वहीं कांग्रेस की निर्भरता कि पहले हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद फिर उसे इंडिया और इंडिया के सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ता है। जी शशिकांत जी, आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर ये बीजेपी का स्वर्ण काल है राजनीति का। बेहतर नेतृत्व, अमित शाह जी जैसे चाणक्य राजनेता जो चुनावी रणनीति के माहिर हैं, और उसके बाद मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो संगठन की पाठशाला हैं, नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन या पीएचडी के स्तर तक सब कुछ आपके अनुकूल है, लेकिन उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है। भविष्य की तैयारी भी अब हमने आपके यहाँ देखनी आरंभ कर दी है कि चौथी पीढ़ी को कमान सौंपी जा रही है। जी जी, देखिए क्या है, जहाँ तक अभी बात इसके पहले जो विपक्षी में हो रही थी वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के बारे में मैंने बात कही थी, लेकिन जहाँ भारत राष्ट्रीय स्तर पर जिस विपक्ष की एकता की बात की जा रही है वो नैसर्गिक नहीं है, वो अप्राकृतिक है। वहाँ पर कांग्रेस समाजवादी को देखना नहीं चाहती, समाजवादी कांग्रेस को नहीं देखना चाहते, कांग्रेस आपको नहीं देखना चाहती, आप कांग्रेस को नहीं देखना चाहती। विभिन्न विचारधारा के लोग केवल अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, जैसा हमारे माननीय मोदी जी ने कहा कि ईडी ने सबको एक कर दिया है, और उस भय के कारण सारे एक होकर के झूठी और अनर्गल वही बातें कर रहे हैं जो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर से और स्टेट राज्य स्तर तक झूठी बातें करती रही, जिसका परिणाम इस चुनाव में उन्होंने देखा कि 3 बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, जनता ने स्वीकार कर दिया। यही लगभग कामवेश भूमिका विपक्ष की केंद्र में है। 24 में हर हाल में मोदी जी की लहर को ये रोक नहीं पाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनेगी। जनसेवा का काम, संकल्प का काम, ये हमारा जो परिणाम है सामने है। जनता की सेवा सामने है, राष्ट्र का उत्थान सामने है, सुरक्षा के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में, गरीबों की सेवा के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, चाहे उनका रिजर्वेशन हो, किसानों को पेंशन योजना हो, भवन देने का काम हो, शौचालय देने का काम हो, ये सारे के सारे काम विदेश डिप्लोमेसी में सारे काम करके हमने दिए। और इसका जो ये जो डिलीवरी, बीजेपी की ताकत से इनकार नहीं है स्वदेश जी, जो शशिकांत जी कह रहे हैं उनकी अधिकांश बातों से सहमत हुआ जा सकता है। 30 सेकंड मेरी बात। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। 30 सेकंड एक बहुत अच्छी बात मैं कहने जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस इसलिए दोबारा, और इंडी जो गठबंधन है, ये गठबंधन या मध्य प्रदेश में कांग्रेस, ये इसलिए दोबारा उठ नहीं सकते कि इनके अंदर समर्पण की ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। कोई भी संस्था या संगठन हो समर्पण से चलता है। यदि कार्यकर्ताओं में समर्पण का भाव है तो संस्था ग्रो करती है, बढ़ती है, लेकिन समर्पण का भाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में समर्पण का भाव नहीं है। कांग्रेस बीजेपी का आरोप है समर्पण का भाव नहीं है। स्वदेश जी देखिए, सबसे पहले तो एक सवाल आया है कि ये अलायंस कैसे शुरू कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस तो अकेले चुनाव लड़ा करती थी। वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती है। मैं समझता हूँ अभी भी माननीय मोदी जी, भले ही भाजपा की बहुत सारी सीटें आई हैं, पूर्ण बहुमत आया, लेकिन एक अलायंस है उनका भी, एनडीए, वो अलायंस से ही वो चुनाव लड़े थे, प्रधानमंत्री भी अलायंस से बने थे। तो अब एक अलग तरह का टेस्ट शुरू हो गया है। उस टेस्ट में हम पिछले बार जरूर पीछे रहे, लेकिन इस बार ये मान लीजिए आप, जुटा है इंडिया, लड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया।
भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे उनके रखे रह जाएंगे। मैं ये समझता हूँ ना तो 2 करोड़ रोजगार दे पाए हर वर्ष में, ना किसी के खाते में 15 लाख रुपए आ पाए, ना मणिपुर जैसे सुरक्षित राज्य हो पाया। मैं समझता हूँ हर स्तर पर देश को कलंकित किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने खुद कर दिया ये, मैं समझता हूँ पूरी भारतीय जनता पार्टी है जो उनकी चाटुकारिता कर करके उनसे अच्छे काम कभी नहीं करवा पाई, सिर्फ उनकी चाटुकारिता करती है। अब वो सिर्फ राम जन्मभूमि की फिर आलोचना पर आ गए। राम जन्मभूमि की बात करें, यही आरोप लगा रहे थे शशिकांत जी कि आपका पूरा कैंपेन जो है वो आलोचना पर टिका रहता है। फिर उन्होंने एक बात झूठ बोली कि 15-15 लाख खाते में लाने की बात, ये फिर अमित शाह जी जुमला बोल चुके हैं, ये चुनावी जुमला था। मीडिया में हमने भी देखा, पंडित जी हमने भी मीडिया में देखा, अमित शाह जी ने कहे थे चुनावी जुमला था हमारा। भाई आपका चुनावी जुमला हो सकता है, लेकिन देश तो आसान्वित था, देश तो उन निगाहों से देख रहा था कि अब काला धन आएगा, 15 लाख खाते में आएंगे तो हम धनवान हो जाएंगे, हमारी रोजी रोटी चलने लगेगी। उनको थोड़ी पता था। सुन लीजिए शुक्ला जी क्या कह रहे हैं, बोलिए शुक्ला जी बोलिए। चुनावी जुमला भी नहीं है। आखिर एक बात कही जाती कि प्रति व्यक्ति कितने वर्ग किलोमीटर जमीन है, प्रति व्यक्ति कितनी जनसंख्या यहाँ है, प्रति व्यक्ति से उसको डिवाइड किया जाता है। इसी ढंग से उन्होंने एक अंदाज लगा करके, अरे साहब भूमि अधिग्रहण आप कानून जब लेकर आए थे, अगर राहुल गांधी, चलिए ये विषय नहीं है, इस पर कभी बात कर लेंगे। आप मुद्दे पे लौटिए, मध्य प्रदेश की तरफ हम फिर लौटते हैं कि जीतू पटवारी जी आज जिस तरह से सुनवाई कर रहे थे, तमाम चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि अगर आपको वापसी करनी है तो ये 2-3 महीने का समय है कि कम से कम आप छिंदवाड़ा का अपना गढ़ तो कायम रखें और उसके साथ जितना भी आप प्लस कर सकते हैं, अगर प्लस करते हैं तो ये बात साबित होगी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ स्तर तक सक्रिय भी है। जी स्वदेश जी। विधानसभा के चुनाव हम कई कारणों से हारे हैं। अगर लोकसभा की बात की जाए तो शरद जी अभी पिछले 2023 में जो चुनाव हुए उन विधानसभा के, उन चुनावों में 3 सरकारें भाजपा के खाते में चलेंगी, 3 सरकारें कांग्रेस के पास आ गई। और इन 4 चुनावों की बात करें जो भी लेटेस्ट हुए थे, सरकार एक जगह तेलंगाना में हमारी बनी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हम हार गए। लेकिन अगर वोटों की बात करें तो वोट 11 लाख से ज़्यादा वोट कांग्रेस को आए हैं, भाजपा को हमसे कम आए हैं। तो हम कहीं कमज़ोर नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश में जो हार हुई है उसकी समीक्षा लगातार कर रहे हैं। अभी भी माननीय जीतू पटवारी जी, अभी भी समीक्षा का दौर चल रहा है। पूरी समीक्षा करने के बाद जो कारण होंगे उन कारणों को खत्म करके पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ सब जुटेंगे। और हमने जैसा कहा है आपको, जुटा है इंडिया, लड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं आप, इंडिया की बात कर रहे हैं बार बार। लोकसभा में जब हमें मोदी जी की विदाई करना है तो इंडिया को साथ लेकर ही चलना है। इंडिया है तो भारत है, भारत है तो कांग्रेस है। इंजन तो है ना कांग्रेस, कम से कम ऐसा बोलिए। अभी तो ऐसा लग रहा है पूरा इंडिया पे ही डाल दिया आपने कि कल ईश्वर ना करे कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो आपने कहा इंडिया पे फोड़ दिया। कांग्रेस अपने आप में बहुत मजबूत दल है और सबसे पुराना दल है। देश की आज़ादी से लेकर अब तक का इतिहास अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने कभी हार नहीं मानी है। कांग्रेस लगातार लड़ी है और अब भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जयप्रकाश जी, जिस तरह बीजेपी ने एक प्रयोग किया और वो सफल भी रहा, प्रहलाद पटेल जी उतरे, कैलाश जी उतरे, राकेश सिंह जी उतरे, 1-2 जो सांसद थे फग्गन सिंह जी, गणेश सिंह जी, वो सफल नहीं हुए, लेकिन ये प्रयोग मोटे तौर पर सफल रहा। आपको क्या लगता है कि क्या कांतिलाल भूरिया जी, क्या दिग्विजय सिंह जी, क्या अरुण यादव जी, अजय सिंह जी जो विधायक भी बने हैं कुछ चेहरे, लेकिन क्या उनको लोकसभा चुनाव में उतर कर, क्योंकि वो संसाधन संपन्न भी हैं, चेहरा भी हैं पार्टी का, और पार्टी को मजबूत करने के लिए एक सेक्रीफाइस की भी ज़रूरत है, तो क्या ये बड़े नेता फिर एक अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे? हाँ शरद जी, देखा जाए तो ये तो है तो अच्छी रणनीति, और ये कांग्रेस के लिए अच्छी स्थिति है कि उनके पास काफ़ी जो प्रथम पंक्ति के नेता हैं खास करके प्रदेश की राजनीति में, वो उनको लोकसभा के मैदान में उतार सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद जो सरकार में चले गए और वो हो सकता है उनमें से बहुत से लोग चुनाव नहीं लड़ें। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए ठीक है। लेकिन मैं जो आपने अभी नाम लिया तो अजय सिंह जी का याद आया कि उनका उस समय एक बयान में कहीं देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो है जिस तरह के बीजेपी ने इसको यही एक बड़ा अंतर है कि जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच की रेखा को लंबा करता है और या छोटा करता है, कि एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसका हुक्म जो है या जिसका दायित्व सौंपने का फैसला
अंतिम होता है। और एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जहां विरोध भी होते हैं, मतांतर भी होते हैं, और जब आप अनुकूल स्थितियों में नहीं होते हैं तो ये सब निगेटिव जाता है। कांग्रेस को इससे उभरना होगा, चाहे आस्तीन के सांप हों, चाहे निष्क्रिय नेता हों, या वो तमाम बीमारियां हों, लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं है। इसको पहचानना, फिर से कांग्रेस को ऊर्जा से भरना, क्योंकि ये 2023 के चुनाव की पराजय एक गहरी निराशा के साथ आई है कांग्रेस पर। लेकिन फिर भी कांग्रेस फाइटर पार्टी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि 135-38 साल पुरानी ये पार्टी फिर अपने पुराने रंग में लौटेगी। इसके लिए उसे शुभकामनाएं दी ही जानी चाहिए। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर, छत्तीसगढ़ का हमारा एक्सक्लूसिव बुलेटिन। नमस्कार। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। पाव भाजी पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। टेस्टी पाव भाजी की यही पहचान, MDH पाव भाजी मसाला। इसके बिना पाव भाजी कहाँ बनती है। MDH पाव भाजी मसाला, MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। असली मसाले सच सच MDH। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। लहलहाते खेतों से हमने चुने सोयाबीन के उम्दा दाने। बंसल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, स्वाद का ख्याल, सेहत की हिफाजत। मेरे पास तो पहुंच गया, आपके पास पहुंचा कि नहीं? बंसल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रखे ऑलवेज एक्टिव। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। देश की आस्था का केंद्र अयोध्या का राम मंदिर, जिसके पूरा होने का इंतजार भक्त टकटकी लगाकर कर रहे हैं। 5 सदियों के संघर्ष के बाद देश को खुशी मिली है। करीब 2.5 एकड़ में बन रहा भव्य राम मंदिर, यदि इसमें परिक्रमा पथ भी जोड़ दिया जाए तो ये पूरा परिसर 8 एकड़ का हो जाता है। मंदिर को परंपरागत नागर शैली में तैयार किया जा रहा है। ये मंदिर 3 मंजिला होगा और इसकी ऊंचाई 161 फीट होगी। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट होगी। मंदिर की हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। राम मंदिर में कुल 392 खंभे और 44 द्वार होंगे। मंदिर परिसर में राम मंदिर के अलावा 6 और मंदिर बनाए जाएंगे। प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा, साथ ही नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप होंगे। खंभों दीवारों में देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर होगा। दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए रैंप, लिफ्ट की व्यवस्था, परकोटा के चारों कोनों पर मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति और भगवान शिव का मंदिर उत्तरी भुजा में, मां अन्नपूर्णा दक्षिणी भुजा में। महादेव सट्टायत मामले में पूर्व सीएम भूपेश से पूछताछ कर सकती है ईडी। 1800 पन्नों के परिवाद में भूपेश के नाम का जिक्र। भूपेश ने दिया जवाब, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र।
बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए भरी हुंकार। जगदलपुर में कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन में बोले ओम माथुर, लोकसभा में सभी 11 सीटें जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगी महतारी वंदन योजना, क्राइटेरिया तैयार करने में जुटे अफसर। लोकसभा चुनाव से पहले शुरू होगी योजना। नक्सली घटनाओं पर सीएम सख्त, बोले नक्सलवाद से ताकत के साथ निपटेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की चेतावनी, कहा मुख्य धारा से जुड़ जाए नहीं तो हर घटना का लिया जाएगा हिसाब। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर हुआ कम, एक हफ्ते बाद ठंड बढ़ने के आसार। सरगुजा संभाग के कई जिलों में हो रही बारिश। चंद्रयान के बाद भारत ने फिर रचा इतिहास, 15 लाख किलोमीटर का सफर तय कर टारगेट तक पहुंचा आदित्य L1। अब भारत सूर्य पर करेगा रिसर्च। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन। मोर माटी मोर खबर में आपका स्वागत है। रुक कर लेते खास खबरों का। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ईडी की रडार पर है। महादेव सट्टा ऐप केस में प्रवर्तन निदेशालय भूपेश बघेल से पूछताछ कर सकता है। ईडी के वकील ने कहा है कि जांच के बाद ईडी ने 1800 पन्नों का परिवाद पेश किया है, जिसमें भूपेश बघेल से पूछताछ कर सकती है ईडी। महादेव सट्टा ऐप के तथाकथित संचालक शुभम सोनी ने एक ईमेल में पूर्व मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। भूपेश बघेल का नाम सामने आते ही पूर्व सीएम ने ट्वीट किया कि ये राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है और ईडी दबाव पूर्वक बयान दिलवा रही है। महादेव सट्टा ऐप मामले में राजनीतिक आकाओं के इशारे पर गिरफ्तारी हो रही है। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें कुछ लेटर्स आए थे, न्यायालय के पास भी आए थे और दूसरे अथॉरिटी को भी भेजा गया था जो जेल में बंद हैं महादेव ऐप के जो 3 एक्यूज पर्सन्स। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे जैसे सब जो हमको एविडेंसेस प्राप्त होते जाएंगे तो समन किसी को भी इशू किया जा सकता है, इंक्लूडिंग दी एक्ससीएम ऑल्सो। खबर रायपुर से, जहां कोयला घोटाला मामले में कोर्ट में पेशी होगी। बड़े कारोबारी सूर्यकांत तिवारी समेत 10 लोग कोर्ट में पेश होंगे। तो सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, समीर विश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी को पेश किया गया। दीपक टांग और राजेश चौधरी को भी पेश किया गया। सौम्या चौरसिया ने मेडिकल रिपोर्ट लगाई है, तो वहीं मेडिकल लगाकर कोर्ट आने की असमर्थता जता दी है सौम्या चौरसिया ने। तो कोयला घोटाला मामला, कोर्ट में पेशी हुई। बड़े कारोबारी सूर्यकांत तिवारी समेत 10 लोग कोर्ट में पेश किए गए। स्कैम के जो 10 लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी जेल में निरुद्ध हैं, उनके भी सेक्शन 50 स्टेटमेंट फर्दर इन्वेस्टिगेशन बढ़ाते हुए उसका भी एक एप्लीकेशन पेश किया है, क्योंकि उसमें जो प्रोजेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था 540 करोड़ का था और अभी तक जो हम लोग खोज कर पाए वो 220 करोड़ के आसपास का है। तो रेस्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के संदर्भ में प्रश्न पूछने हैं, कुछ कन्फ्रंटेशन करना है, तो उसकी परमिशन के लिए हमने एक एप्लीकेशन अभी मूव किया है, उसमें भी इसमें आदेश होना बचा है। खबर दुर्ग से, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने दावा किया है लोकसभा में 11 की 11 सीट जीतेंगे। 11 कमल के फूल मोदी जी को भेजेंगे। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर उन्होंने तंज कसा, कहा 65 साल के अत्याचार पर पहले न्याय दे राहुल गांधी। 11 की 11 सीट जीतने वाले निश्चित मानिए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई यहाँ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 11 कमल के फूल भेजने वाले। पहले जो जनता पे उन्होंने अत्याचार किया है 65 साल तक, उसको पहले न्याय दे जनता को। तो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली महतारी वंदन योजना को बीजेपी जल्द से जल्द लागू करेगी, और ऐसा इसीलिए भी क्योंकि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होना है और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया था। और इस योजना में किन किन महिलाओं को लाभ मिलेगा, इसका क्राइटेरिया बनाने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों की सूची सौंप दी है, जिसमें महतारी वंदन योजना को पहले लेने की बात कही गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 80 लाख महिलाएं इस योजना के तहत विचाराधीन है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 20% महिलाएं ऐसे वर्ग से आती हैं जो संपन्न हैं, और इसके सरकारी नौकरी और व्यापारी वर्ग की महिलाएं भी इस दायरे से बाहर हो जाएंगी। अब अनुमान है कि ये भी 10 से 15% हो सकती हैं, और इसके अलावा
एक परिवार या एक राशन कार्ड से महिला या उससे अधिक को लिया जाएगा। तो बस्तर में आज बीजेपी संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रभारी ओम माथुर, डिप्टी सीएम अरुण साह और विजय शर्मा समेत कई नेता पहुंचे। मां दंतेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नक्सलियों को दो टूक जवाब दिया है। विजय शर्मा ने कहा कि बहके युवाओं को मुख्य धारा में आना पड़ेगा, उनके लिए बातचीत के पूरे रास्ते खुले हुए हैं। वार्ता का मना कभी नहीं है, पूरी कोशिश है कि नौजवान जितने हैं वो मुख्य धारा में आए, वो उनकी उन्नति के पूरे आयाम खुले होंगे, प्रगति का सारा सोपान तय किया जाएगा। सबको आग्रह है कि वो मुख्य धारा में आए, अन्यथा इस दर्द का हिसाब लिया जाएगा। सूरजपुर में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहुंची, जहां उन्होंने चंदरपुर चौक में माता राजमोहिनी देवी की प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। बता दें, माता राजमोहिनी ने 1951 में पड़े अकाल के समय गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर एक जन आंदोलन चलाया था, जिसका उद्देश्य आदिवासी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था। सूरजपुर के चौक पे आके उनका अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राजमोहिनी माता जी समाज को एक साथ लेके चलने का जो प्रयास की थी, 80,000 लोगों को जोड़े, बहुत ही सराहनीय काम था। मैं तो चाहती हूँ हर समाज एकजुटता के साथ हमेशा रहे, हमेशा समाज कल्याण के लिए काम करे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पदभार संभालने के बाद बिलासपुर में सिम्स का दौरा किया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मंत्री जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पिछड़ गया है। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ और यही वजह है कि उन्हें सिम्स का दौरा करना पड़ा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। 100 दिन में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में एक और एम्स को लेकर वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा कर मांग करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ अलर्ट है। विगत 5 सालों में जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, कोई आप लोगों से छुपा नहीं है। छत्तीसगढ़ हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 सालों में पिछड़ गया है, उसको देश के अग्रणी राज्यों में कैसे ला सकें, उस दिशा में आज सिम्स का मैंने दौरा किया। आपको जल्द ही यहाँ व्यवस्थाएं बदले हुए नजर आएंगे। जल्द ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा में हम लोग भर्तियाँ करेंगे। जो भी रिक्त पद हैं, चाहे डॉक्टरों के हों, नर्सेस के हों, स्टाफ के हों, जल्दी भर्ती करेंगे। और भर्ती ही नहीं, हम पदों को बढ़ाने के लिए चूंकि बेड बढ़ रहे हैं, उस पर भी हम रिपोर्ट मांगे हैं सभी जगहों से कि कोरोना वैसे तो छत्तीसगढ़ में इसकी दस्तक को हम रोकेंगे। जो भी छिटपुट अभी निकल रहे हैं उसको मूलतः कैसे समाप्त कर सकें, उस दिशा में स्वास्थ्य विभाग हमारा कार्य कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आपात स्थिति में हमारे पास पूरे जिलों में और नीचे स्तर तक हमारी तैयारियां पूरी हैं। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का रुख करते हैं, जहां इन दिनों अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है, लेकिन जिम्मेदारों को इस कार्रवाई की कानो कान खबर नहीं है। और जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं, वो इसे अदृश्य शक्तियों का आदेश बताते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर राजधानी में कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जो नगर निगम पर हुक्म चला रही हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही प्रदेश की फिजा भी बदल चुकी है। यूपी और एमपी में गदर मचाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर का जलवा दिखाई दे रहा है। राजधानी रायपुर में अवैध कब्जाधारियों की जैसे शामत सी आ गई है। प्रशासन लगातार अवैध चकना सेंटर्स और कब्जा कर बनाई गई दुकानों को जमींदोज करने में जुटा है, लेकिन इन कार्रवाइयों की खबर खुद महापौर को ही नहीं है। महापौर एजाज ढेबर इसे अदृश्य शक्तियों का आदेश बताते हुए बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर बुलडोजर कार्रवाई के आदेश दे कौन रहा है। आज का समीक्षा का जो सबसे बड़ा वो था कि जो शहर में एक तोड़फोड़ चल रही है, शहर में जो बहुत सारे लोगों को हटाया जा रहा है, जहाँ पर लोगों को उजाड़ा गया, लोगों को घर से बेघर किया गया, तो मैं उस
अदृश्य शक्ति के बारे में मैं जानना चाह रहा था। तो मुझे लगता है कि आज जो बैठक हुई है उसका जो सार है वो कल वहाँ पर हम लोग बात करेंगे और वहाँ पर भी हम जानना चाहेंगे कि वो अदृश्य शक्ति कौन है जो इस तरीके से शहर में तोड़फोड़ कर रही है। वहीं महापौर के इस बयान पर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का कहना है कि महापौर अपनी बेबसी और लाचारी को अदृश्य शक्ति का नाम दे रहे हैं। पिछले 4 सालों में महापौर ने काम के नाम पर सिर्फ अवैध कब्जे करवाए हैं। इसमें अदृश्य शक्ति का कोई रोल नहीं है, इसमें जो भी रोल है वो महापौर का ही रोल है। देखिए, महापौर की कार्यप्रणाली ऐसी है कि कोई उनको जानकारी देना जरूरी भी नहीं समझता। महापौर जी की कार्यप्रणाली ऐसी है, देखो शहर की जनता को और शहर के जो अधिकारी हैं उनकी भी मानवता जागी होगी, उनको समझ आया होगा कि शहर की जनता को जो आवागमन में असुविधा हो रही है और लगातार जो अवैध कब्जे और अवैध अतिक्रमण महापौर जी की शह में हुए हैं उनको हटाना जरूरी है। इसलिए शायद उन्होंने महापौर की जानकारी के बगैर जो भी हुआ है नगर निगम के माध्यम से हुआ है। राजधानी में अंधाधुंध दौड़ते बुलडोजर और अवैध कब्जों पर हो रही कार्रवाई को महापौर के आदेश पर अभी के लिए रोक दिया गया है। लेकिन जिस तरह से महापौर और नेता प्रतिपक्ष आक्रामक अंदाज में बयानों के तीर छोड़ रहे हैं, उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में प्रदेश का सियासी पारा और भी गर्म होने वाला है। टिकेश वर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दरबार में हाजिरी लगाई। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और वन मंत्री केदार कश्यप ने आदि शक्ति मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बंद होने की तारीख नजदीक आ रही है और ऐसे में कोयलीबेड़ा लैंपस में धान खरीदी बंद होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। कोयलीबेड़ा लैंपस में 1239 किसान पंजीकृत हैं, जिसमें 395 किसानों से अब तक 20,220 क्विंटल धान खरीदी की जा चुकी है, लेकिन अब तक सिर्फ 920 क्विंटल धान का ही परिवहन हो पाया है। खरीदी केंद्र में अब भी 19,260 क्विंटल धान जाम है और जिसकी वजह से कमी बनी हुई है। खरीदी प्रभारी ने जगह के अभाव का हवाला देकर धान खरीदी बंद कर दी है, जिससे किसानों में आक्रोश है। बदलते मौसम के साथ बारिश की संभावनाएं भी बनी हुई है। धान का उठाव नहीं होने से किसानों को बारिश से नुकसान हो सकता है। बहुत सारी समस्या तो हैं यहाँ पे। किसानों कर्ज लिए हुए हैं और यहाँ धान उठाव नहीं हो रहा है। जगह का अभाव बताया जा रहा है प्रबंधक समिति के द्वारा। शासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल हो और खरीदने की तिथि को बढ़ाया जाए। धान खरीदी बंद है 3 दिन तक की। अब प्रबंधक कहते कि जगह के प्रॉब्लम, धान नहीं उठते, मैं कहाँ रखे रहूँ, हमारे धान ला जल्दी से जल्दी उठाओ। जगह भी खाली होना चाहिए, भूसा के भी बचत होना चाहिए। यही हमारे 18 पंचायत के सब आज किसान बन का यही कहना है। इधर कोरबा में धान खरीदी केंद्र प्रभारी के बेतुका बयान से बवाल मच गया है। केंद्र प्रभारी ने अन्नदाताओं की मेहनत पर सवाल खड़े करते हुए कह दिया कि एक किसान के 200 ग्राम धान की कोई वैल्यू नहीं है। प्रभारी के इस बयान से अब सियासत भी गर्मा गई है। देखें ये रिपोर्ट। 200 ग्राम का कोई वैल्यू नहीं है, किसान लोग स्वेच्छा से अपने हमको दे देते हैं। और क्या है, बोरा फटा रहा है तो गिर जाता है और वजन भी कमी होता है। धान अभी तो तुरंत नहीं उठता, इसलिए 100-200 ग्राम का कोई वैल्यू नहीं, किसान अपने स्वेच्छा से दे देते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो सुना आपने, ये हैं करतला ब्लॉक के कोरकुमा धान खरीदी केंद्र के प्रभारी प्यारेलाल साहू, जो उन अन्नदाताओं की मेहनत पर सवाल उठा रहे हैं जिसकी बदौलत पूरे देश के लोगों की भूख मिटती है। इनके बयान से ही जाहिर हो रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। इस केंद्र के प्रभारी प्यारेलाल किसानों को लूट रहे हैं। शासन के साफ आदेश हैं कि किसानों से 40 किलो 700 ग्राम धान का वजन लेना है, लेकिन यहाँ 200 से 300 ग्राम ज्यादा वजन लिया जाता है। तो तोला कितना बोले प्रभारी हैं, कितना बेचना है तोला कहे कौन के कितना बेचना है? मत इशारा करबे। मैं तो टोकन में तो दे रही इसकी 30 क्विंटल।
नहीं, कितना किलोग्राम बेचना है? किलो मतलब एक बोरी में कितना किलो बेचना है? एक बोरी में वो लाना नहीं जान है। अच्छा, कितना लेते हैं करा? एक करा 40 किलो 900। तो हर साल बेचता था धान? नहीं, ये पहली बार है। 40 किलो 900 ग्राम बेचे पर बोले हैं। कौन बोले? वो सर हैं? जो इधर चौकीदार हैं वो सर। अच्छा, हाँ। तो तुमन खुद तो अपन सामने में तौला था? हाँ, तौला था सामने। तो कितना लेवत है? अभी 40 किलो 900 ग्राम। कई क्विंटल बेचा था तुमन? 25 क्विंटल। तो सब किसान मन से उतने लेवत है करा? हाँ, उतने लेवत है सर। इस धान खरीदी केंद्र में इस साल 40,000 क्विंटल धान खरीदी जाएगी। अगर 1 क्विंटल में 400 ग्राम ज्यादा धान लिया जा रहा है तो 40,000 क्विंटल में करीब 160 क्विंटल ज्यादा धान आएगा। शासन के 3100 रुपए समर्थन मूल्य की दर पर 160 क्विंटल धान की कीमत 5 लाख रुपए के करीब है। यानी इस प्रभारी के लिए 5 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। प्रभारी के इस बयान पर राजनीति गर्मा गई है। ये तो बेईमानी है ना। अगर एक क्विंटल में भी लिया तो कितना होगा? पूरा फाड़ में खरीदेगा तो कितना बढ़ सकता है? भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध में कार्रवाई करना चाहिए। एक धान मिल करके ही जो है बोरा बंदी होती है, तो धान की कीमत नहीं रहेगा तो फिर बोरे के कैसे कीमत रहेगा? ये कहना गलत है कि धान की कीमत नहीं रहता। किसान के हर धान की कीमत है। ननकीराम कंवर और पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर दोनों किसान हैं। इनसे बेहतर धान के एक एक दाने की वैल्यू कौन जान सकता है? लेकिन करीब 17 साल से धान खरीदी कर रहे इस प्रभारी को अन्नदाताओं के पसीने की कमाई की वैल्यू पता नहीं चली, या फिर ये अपनी जेब भरता आ रहा हो। बहरहाल अन्नदाताओं की मेहनत पर सवाल खड़े करने वाले केंद्र प्रभारी प्यारेलाल के खिलाफ बीजेपी कांग्रेस दोनों के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। देखना होगा कि इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। लक्ष्मण महंत, बंसल न्यूज, कोरबा। बलौदाबाजार की कसडोल पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मास्टरमाइंड ने युवक की हत्या को सड़क दुर्घटना बताने की कोशिश की थी। 31 दिसंबर को युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपी परिजनों पर शिकायत न करने का दबाव बना रहा था, तो युवक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं हुई है और गांव में मारपीट हुआ था, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। जब जांच के दौरान लोगों का कथन लिया गया, संदेहियों से पूछताछ की गई, तो ये बात सामने आई कि रवि रजक, रोहित रजक, राजेंद्र रजक द्वारा उनसे मारपीट की गई ठाकुरदिया में, और मारपीट के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है, जिस पर से हत्या का अपराध दर्ज करके आरोपियों को हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार करके उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाता है। मेडिकल व्यवस्था बेहतर बनाने और लोगों को जल्दी ट्रीटमेंट मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से एक है ड्रोन इन हेल्थ केयर परीक्षण, जिसके लिए देश भर से 650 मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ 25 मेडिकल कॉलेज चुने गए और इन 25 मेडिकल कॉलेजों में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का भी चयन हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है जिसे ड्रोन इन हेल्थ केयर परीक्षण में जगह मिली है। दरअसल सड़क दुर्घटना या फिर किसी वजह से मुख्य मार्ग बाधित होने पर जरूरी दवा, सैंपल या फिर आपातकालीन चिकित्सा संसाधन को जल्द से जल्द पहुंचाने में ये तकनीकी काम आएगी। ड्रोन के जरिए बहुत से काम आसान होंगे। मेडिकल कॉलेज के डीन रामनेश मूर्ति ने उनके मुताबिक इसके लिए 2 महिलाओं को दिल्ली में प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन महिलाओं को ड्रोन दीदी के नाम से पुकारा जाएगा। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी या महती परियोजना या प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, एक प्रयोग के तौर पर प्रारंभ की गई है, जिसमें से अलग अलग दुर्गम आवागमन वाले या दुर्गम यातायात वाले जो स्थान हैं देश के कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट और इधर, तो इस अंचल में मध्य भारत में एक कॉलेज के रूप में मेडिकल कॉलेज सरगुजा का चयन किया गया है। यह अंचल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि 25 कॉलेज जो चिन्हांकित किए गए हैं उसमें हमारे कॉलेज का भी नाम है।
छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 12 जनवरी को तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। कई इलाकों में कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है। मौसम को लेकर बंसल न्यूज ने मौसम वैज्ञानिक संजय बैरागी से बातचीत की है, सुनिए। छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम के मिजाज में बदलाव देखने मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौसम वैज्ञानिक संजय बैरागी सर, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से इस बार छत्तीसगढ़ में मौसम रहने वाली है, क्योंकि बारिश के आसार ये जताए रहे थे और जो ठंड के असर है वो कम दिखाई दे रहा था। हाँ, ये इसका कारण ये है कि वातावरण में ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण से मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट और मैक्सिमम टेम्परेचर में वृद्धि की संभावना नहीं है। ये हवा का रुख बदला हुआ है बहुत दिन से। जो कुछ निचले स्तर में बंगाल की खाड़ी से हवा आ रही है, उसमें निचले स्तर में ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ रही है और एक उत्तर भारत में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण से भी ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ने का एक कारण है। वो भी 10 जनवरी के बाद भी क्या कुछ स्थिति रहेगा? नहीं, 10 जनवरी तक तो टेम्परेचर में बदलाव नहीं हुआ, पानी की संभावना नहीं है, लेकिन 12 तारीख के बाद 2-3 दिन के लिए एक तरीके की गिरावट हो सकता है, लेकिन वो भी सामान्य या सामान्य से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन परेशान करने वाली ठंडी अभी आने वाली नहीं है। कोहरे की बात करें तो सुबह सुबह कोहरे से बादल छाया रहता है, स्थिति क्या रहने वाली आने वाले समय में कोहरे? हाँ, कोहरे की स्थिति मतलब कंटिन्यू रहेगी सुबह के समय में, और ये पूरे लगभग छत्तीसगढ़ पूरे जगह पे होगा। 9 बजे तक जो है ये कोहरा जो है बना रहेगा। अंतिम सवाल सर, शीतलहर और कड़ाके की ठंड, लगातार लोग ये कह रहे थे कि शीतलहर चलने वाली है, कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। जनवरी माह में अक्सर ऐसा होता था, लेकिन इस बार क्या स्थिति रहने वाला है? देखिए, इस बार जो देखिए वातावरण का जो कंडीशन है हर पल बदलता रहता है, इसलिए अभी जो वर्तमान स्थिति है इसमें शीतलहर की संभावना अभी लगभग 10 दिन में नहीं है। कैमरा सर राहुल सर, बंसल न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। श्री राम नाम की शक्ति भला उस भक्त से ज्यादा कौन समझ सकता है जिसने इस नाम को अपने जीवन का आधार बना लिया हो। ये वो नाम है जिसने हर दुखियारे को भव सागर से पार कर दिया है। तो चलिए मिलवाते हैं जगदलपुर के करित गांव के एक ऐसे ही भक्त से जो पिछले 12 सालों से लगातार भगवान राम का नाम लिख और जप रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम लिखते और उसे निरंतर जपते ये नारायण पांडे हैं, जो राम के नाम के साथ कुछ ऐसे रम गए हैं जिनके हाथ अब थमते नहीं। हर दिन करीब 3 से 4 हजार बार राम नाम लिखने वाले नारायण पांडे अब तक 67 लाख बार राम का नाम लिख चुके हैं, और हर वो पन्ना जिसमें प्रभु श्री राम का नाम अंकित है उसे अब भी सहेज कर रखा है। नारायण पांडे की इच्छा है कि जब ये गिनती 1 करोड़ हो जाएगी, ये पूरी सामग्री अयोध्या में भगवान राम के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे। 67 लाख बार श्री राम का जाप लिख चुका हूँ। इसके लिए मुझे 440 नग कापी का इस्तेमाल हुआ है और 450 नग पेन का इस्तेमाल हुआ है, और भगवान का कृपा है इस 67 लाख के अंतर्गत कोई सा कापी में श्री राम का नाम लिखते समय कोई त्रुटि नहीं हुआ है। यही मेरी भगवान से विनती है कि ऐसी मेरे शरीर में समाहित रहे। नारायण पांडे ने 7 जनवरी 2011 से राम नाम लिखने की शुरुआत की थी, जो निरंतर आज तक चली आ रही है। जिंदगी की तमाम व्यस्तताओं के बाद भी नारायण हर रोज राम नाम के लिए समय निकाल ही लेते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि नारायण पांडे की बचपन से ही भगवान श्री राम पर अगाध श्रद्धा रही है। आसपास में कहीं भी रामायण का पाठ हो तो वहां ढोलक बजाकर वे भजन गायन करते थे। तो स्कूल समय से ही इसका भक्ति भाव राम के प्रति देखते रहे हम लोग, कि कहीं भी भजन कीर्तन होता रहा तो अच्छे से ढोलक बजाना, मजीरा बजाना, और कहीं भी रामायण के लिए कूद के चले जाना। वो एक शुरू से इसके भाव में रहा कि राम के नाम प्रति इसका समर्पण रहा, और इनके कारण गांव में भी एक मतलब गांव में हर शनिवार को हम लोग रामायण का पाठ भी करते रहे। जगदलपुर के करित गांव में रहने वाले नारायण पांडे अब अयोध्या से बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया की चकाचौंध में भी भक्ति का संतोष लिए नारायण श्री राम लला के दर्शनों को आतुर हैं। अब बस इंतजार है तो 22 जनवरी का, जब जगत पालक भगवान श्री राम अपनी जन्मस्थली अयोध्या में विराजित होंगे।
रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा रतनपुर पहुंची, जहां उन्होंने मां महामाया और भैरव बाबा मंदिर में पूजा कर आशीर्वाद लिया। सुनीता आहूजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ आकर अच्छा लगा, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो